हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको सीबीएसई क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस बताने जा रहे हैं। बेटा, न्यू सिलेबस के मेन हेडिंग में आपने देखा 10 टॉपिक डिलीट हमने लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो कि कौन कौन से 10 टॉपिक बेटा आपके डिलीट हो गए हैं। मार्केट में जो अभी बुक्स आने वाली हैं बेटा, वो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस नहीं होने वाली हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ अपने को डिलीट करना पड़ेगा। सच बताऊं तो मार्केट में अभी तक बुक भी नहीं आई है। जहां तक मेरे को नॉलेज है, मैं मार्केट विजिट करने गया था तो अभी अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th की बुक्स नहीं आई हैं। जब बुक्स आएंगी तो वहां पर हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से टॉपिक अपने को डिलीट करने पड़ेंगे वो आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप डिलीट कर पाओगे। तो बेटा, अगर आपके पास क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स है तो ये वीडियो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आप 10th से पास आउट होकर के 11th में आए हैं और 11th में अप्लाइड मैथ्स आपने सिलेक्ट किया है। तो यू शुड नो आपको आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या बुक में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हैं जो स्टडी नहीं करने हैं। ठीक है बेटा। सो देखिए बेटा, सीबीएसई कहती है बेटा, जो क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस है उसको हम ऐसे करके 8 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट सिलेबस को आपको ये 8 यूनिट्स में डिवाइड होकर के मिलेगा। आप लोगों के क्लास 10th में 5 यूनिट होती थी और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 13 चैप्टर आपने पढ़े हैं। लेकिन बेटा, क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स का एनसीईआरटी बुक नहीं होता है। सीबीएसई ने बोला है कि हम नया सीबीएसई के खुद का बुक रिलीज करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय है। और मार्केट में जो बुक्स हैं पब्लिक राइटर की, एक एमएल अग्रवाल है, एमएल भार्गव है और आरडी शर्मा है, इनका अभी लेटेस्ट रिलीज नहीं हुआ है। उनमें इन यूनिट को कुछ ना कुछ चैप्टर में डिवाइड किया जाता है, 13 चैप्टर में, 14 चैप्टर में, 17 चैप्टर में, ऐसे करके अलग अलग बुक अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करती है। तो अभी हम जो सीबीएसई ने कहा है कि हम अपने सिलेबस को इन यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक पहले एक्स्ट्रा पढ़ने थे जो आप लोगों को अब 11th अप्लाइड मैथ्स लेने से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये मार्क्स के ऊपर फोकस मत करना, क्योंकि क्लास 11th के जो बेटा क्वेश्चन पेपर होते हैं वो टीचर पे डिपेंड करते हैं। टीचर को जो फेवरेट टॉपिक लगता है उसमें से ज़्यादा वेटेज का पेपर में रहता है क्वेश्चन, बाकी में से कम रहता है। समझ रहे हैं? तो इस वेटेज पे फोकस नहीं करेंगे। यस, अगर आप केवी स्कूल में हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो इस वेटेज पे फोकस करेंगे तो वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इस वेटेज के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अदरवाइज प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं बेटा, तो वहां पर ये वेटेज फॉलो नहीं की जाती है। ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। टीचर आपको प्रोजेक्ट देंगे। क्लास 10th में आपने लैब मैनुअल बनाई थी, उसी तरीके से क्लास 11th में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, बल्कि कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। तो उस चीज़ के और कॉपी मेंटेन करने के 20 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आप कह रहे हैं सर, हंस रहे हैं कॉपी मेंटेन। बेटा, कॉपी मेंटेन तो बस एक बहाना होता है, नंबर आपको मिल जाते हैं। सच्चाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। आपने क्लास 10th के लैब मैनुअल कब बनाई थी बताओ मेरे को, है ना? जब मैडम ने कहा था बेटा लैब मैनुअल सबमिट कर दो, आपके नंबर लगाने हैं, तो आपने एक दिन में फटाफट कॉपी पेस्ट करके मैडम को दे दिया था। तो इधर भी थोड़ा थोड़ा ट्यूनिंग वैसी बैठती है, समझ रहे ना बात को। तो कुल मिला के 20 मार्क्स इंटरनल के हैं, क्वेश्चन पेपर में 80 मार्क्स का रहेगा। इस वेटेज पे फोकस नहीं करेंगे। अगर केवी स्कूल के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, तो ये वेटेज के हिसाब से पेपर में क्वेश्चन रहते हैं, अदरवाइज टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। तो यूनिट्स का नाम, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। बेटा, पहली यूनिट में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे ना, ये आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेंगे, सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना? अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, समझना, मेरी बात को समझना। तो बेटा, कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट आगे जा करके कॉलेज पास आउट करके पैसे कमाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन हर एरिया में से कुछ 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 सिलेबस आपको यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है।
ठीक है बेटा, अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस हर एरिया में कुछ कुछ हिस्सा उठा करके बनाया हुआ है। तो बेटा यूनिट नंबर 1 जो है वो अगर आप सीए फाउंडेशन करेंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर होंगे तो उसके लिए यूनिट नंबर 1 काम करती है। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा बेटा, क्योंकि सीबीएसई ने सोचा कि भाई बच्चों को हम एंट्रेंस लेवल की तैयारी तो करवा रहे हैं, अब अगर इनको कोर मैथ्स के सिलेबस से बिल्कुल वंचित रख दिया जाए, बिल्कुल ही बताया ना जाए कि कोर मैथ्स में ये होता था, तो गलत बात हो जाएगी। तो बेटा अलजेब्रा में ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कोर मैथ्स से मिलते जुलते मिलेंगे, जो कोर मैथ्स की बुक में भी हैं, आपकी बुक में भी हैं, तो थोड़ा उनके सिलेबस को भी उठा करके अप्लाइड मैथ्स पे कॉपी किया गया है। तो अलजेब्रा टेकन फ्रॉम द कोर मैथ्स। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग बेटा जी, मैथमेटिकल रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग की बातें होती हैं। एंट्रेंस, किसी भी वनडे एंट्रेंस एग्जाम में जो जनरल रीजनिंग आती है वो रीजनिंग के 4 टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सीए फाउंडेशन में खासकर ये 4 टॉपिक पेपर में आते हैं। आप आगे जाकर के अगर आपका सपना है कि हम एसएससी का एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या DSSB किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो वहां पर आपको ये रीजनिंग सेक्शन अलग से देखने को मिलता है। उसी के 4 टॉपिक यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट किए हैं। बेटा कैलकुलस, कैलकुलस में आपको कोर मैथ्स की चीजें ही बताई गई हैं। डेरिवेटिव हो गया, अभी मैं इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताऊंगा, बट एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये है और ये नहीं है। ठीक है बेटा, कैलकुलस। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th की बेसिक प्रोबेबिलिटी भी है और क्लास 11th की थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी भी है, लेकिन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, स्टैट्स आप लोगों को पता है, मीन मीडियन मोड। अब यहाँ पर कहानी मीन मीडियन मोड से एक स्टेप और आगे हो जाएगी, तो उसी की ब्रांच स्टैट्स ब्रांच को आगे कंसिडर किया गया है। बेटा फाइनेंशियल मैथ्स, जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो मैथमेटिक्स को कैसे फाइनेंशियली यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, बेसिक्स बता दिया जाएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन सिखा दी जाएगी। जीएसटी की बेसिक कैलकुलेशन सिखा दी जाएगी। हम हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फोन बिल पे करते हैं, उनकी कैलकुलेशन आपको सिखा दी जाएगी। तो मैथमेटिक्स को पढ़ के आप अपने रियल लाइफ के फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा और आगे इंक्रीज किया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ब्रांच को इन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। तो दिस इज द रफली सिलेबस जो आप 11th अप्लाइड मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें टॉपिक क्या है वो देखते हैं। देखो बेटा, ठीक है, ब्लू कलर का मतलब आपको पढ़ना है और रेड कलर का मतलब दिस इज डिलीटेड, प्रॉपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये डिलीटेड है। ठीक है बेटा, बाइनरी नंबर बेटा कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप आगे जा करके कंप्यूटर को परसुवी करते हैं, कंप्यूटर साइंस अगर आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए बाइनरी नंबर का टॉपिक यहाँ पे है। इंडिसेस, लॉगरिथम, बेटा दोनों के दोनों टॉपिक सीए फाउंडेशन के फेमस टॉपिक हैं, एग्जाम में सीए फाउंडेशन में आते ही आते हैं। बेटा क्लॉक, कैलेंडर और सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग के टॉपिक हैं आपके। वनडे एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का वनडे एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करते हैं, तो वो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा होते थे, लेकिन सीबीएसई ने कहा कि जो एवरेज है यानी कि जो मीन है वो बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ लिया है, अब दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंसुरेशन बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ लिया है, अब दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। आपको सिर्फ अभी कुल मिला के 6 टॉपिक पढ़ने हैं। इजी टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, 11th अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस को बेसिक से स्टार्ट किया गया है, सो डैट जब बच्चा पढ़ने आए तो उसका कंप्लीट इंटरेस्ट बन जाए। जब आप ये 6 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका अप्लाइड मैथ्स में इंटरेस्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर चीजें एडवांस लेवल पे जानी चालू होंगी। जैसे बेटा ये आपका अलजेब्रा टॉपिक है, देखो अलजेब्रा टॉपिक में, ठीक है, अलजेब्रा टॉपिक में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अलजेब्रा टॉपिक जो है बेटा आपका कोर मैथ्स के टॉपिक से लिया गया है।
तो बेटा सेट हो गया, रिलेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। सीबीएसई ने इसको बेटा इसलिए यहाँ पे रखा है सो डैट कल को आपका कोई दोस्त मान लो कोर मैथ्स पढ़ रहा है तो कोर मैथ्स का बच्चा आपका मजाक ना बनाए कि यार तू क्या मैथ्स पढ़ रहा है, ये कौन सी मैथ्स पढ़ने बैठ गया तू भाई, हम तो ये वाली मैथ्स पढ़ते हैं, तुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में। तो सीबीएसई ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कल को कोई आपका मजाक ना बनाए, आप उसको बोल पाए कि भाई हमने भी पढ़ा है ये सेट्स क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज क्या होता है। एपी पढ़ा है ना आपने, एपी जीपी एपी पढ़ा है आपने 10th में, तो एपी से आगे जीपी क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है ना, एडवांस लेवल पे नहीं है, बेसिक लेवल पे हैं। बट आपका कोई मजाक नहीं बना पाएगा कि यार तू क्या टॉपिक पढ़ रहा है, हम तो ये पढ़ रहे हैं, तूने ये पढ़ा ही नहीं है, तू सिर्फ ये वाली मैथ्स पढ़ रहा है, बच्चों वाली मैथ्स। समझ रहे हो ना, सच में आसान टॉपिक है, बच्चों वाले टॉपिक हैं, ये इजी टॉपिक हैं, तो आपका मजाक ना बने, इसलिए बेटा ये 4 टॉपिक कोर मैथ्स से लिए गए हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 मैंने रीजनिंग बताई थी आपको। वन डे गवर्नमेंट एजेंसी का, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का वन डे आप एग्जाम देते हैं, उसमें चारों टॉपिक रहते हैं, सीए फाउंडेशन में भी रहते हैं, सीएस फाउंडेशन में भी रहते हैं, ठीक है ना। आप होटल मैनेजमेंट का फाउंडेशन एग्जाम देंगे उसमें भी रहेगा, 2 साल बाद आप सीयूटी का पेपर देंगे उसमें भी रहेगा। तो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करवा के चलता है कि भाई फ्यूचर में आपको जो भी डोमेन सिलेक्ट करना है, जहाँ पे करियर आप बनाना चाहते हैं, तो हर डोमेन का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा, बल्कि आपके दोस्तों के पास नहीं रहेगा। 2 साल बाद आपके दोस्तों को भी ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आप अभी से ही पढ़ते चलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग हर करियर डोमेन में अपने दोस्तों से एक स्टेप आगे रहेंगे, आपके दोस्त को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहानी फटाफट समझ आ जाएगी। समझ रहे हैं बेटा बात को आप? तो यूनिट नंबर 3 वो है। आगे बेटा यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 भी आपका कैलकुलस डेरिवेटिव वगैरह जो होता है वो माना जाता है 11th के स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो बेटा फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन का लिमिट, फंक्शन का कंटिन्यूटी, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एक तरीके से फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे चीर फाड़ कर देनी है, फंक्शन के ऊपर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। समझ रहे हैं बेटा बात को? फिर इसमें 2 चीजें हटा दी गई हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये टाइप ऑफ फंक्शन है। तो ये 2 टाइप ऑफ फंक्शन का ग्राफ, इन 2 टाइप ऑफ फंक्शन का डोमेन, इन 2 टाइप ऑफ फंक्शन का रेंज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो आपकी बुक में 2 अलग से दिए रहेंगे, उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, बाकी ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। फंक्शन के साथ पूरा चीर फाड़ कर देने वाला यूनिट नंबर 4 है। सिंपल हो गया बात। आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट नंबर 5 बेटा प्रोबेबिलिटी था, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को दोबारा से बेसिक से उठाया गया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस। बेटा अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं या फिर एक डाइस को रोल करते हैं, तो जो आप टोटल आउटकम लिखा करते थे उनको सैंपल स्पेस बोला जाता है। तो वहीं से बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से प्रोबेबिलिटी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल स्क्रैच से सैंपल स्पेस बनाने का एक कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मिलेगा कि भाई सैंपल स्पेस बनते कैसे हैं, समझ रहे हैं। तो सैंपल स्पेस बनाने के बाद में कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट हो सकते हैं वो, और उन डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। इवेंट पे कंडीशंस अप्लाई करनी है, अगर ऐसा हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या, अगर वैसा हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। पहले ये 2 प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती थी, अब सीबीएसई ने हटा दिया है, क्योंकि बेटा टू बी वेरी ट्रू इसका कहीं पे आगे यूज नहीं होता। कोर मैथ्स के बच्चों के लिए होता था, लेकिन सीबीएसई ने हमें थोड़ा सा हिदायत दे दिया, हमारी हेल्प कर दी कि चलो यार ये वाला हटा दो, कंडीशनल पढ़ा लो, ये वाला प्रोबेबिलिटी हटा दो। ये वाला क्लास 12th का टॉपिक है, यानी कि जो आपके अभी सीनियर 12th में हैं अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे, उन्होंने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, और आपके दोस्त जो कोर मैथ्स के हैं वो 12th में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को बेटा? अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस हर डोमेन को कवर कर रहा है,
कोर मैथ्स का 11th, कोर मैथ्स का 12th भी आपको 11th में ही पढ़ाया जाता था। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, कंप्लीटली डिलीट। इसका मतलब ये नहीं है कि 12th में पढ़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल डिलीट है, खत्म है, एकदम जीरो, करना ही नहीं है ये, सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। आगे बेटा यूनिट नंबर 6 आपका स्टैट्स। मैंने कहा था आपको मीन मीडियन मोड से कहानी को आगे बढ़ाना है, तो मीन मीडियन मोड के बाद में डिस्पर्जन पढ़ना है। डिस्पर्जन में आप रैंक पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेम सिलेबस आप अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। आपके इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स रहेंगी, ठीक है ना, उनमें से जो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन कवर करेगा। उसमें और भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, बट ये वाला भी उसमें होगा। इसके बाद बेटा परसेंटाइल रैंक, ठीक है ना, इसके बाद बेटा परसेंटाइल रैंक, फिर कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। बेटा कोरिलेशन को फाइंड करने के 3 मेथड होते थे, एक ये मेथड, दूसरा ये मेथड, तीसरा ये मेथड। तो 2 मेथड डिलीट कर दिए गए हैं, ये एक मेथड आपको पढ़ना है। यानी कि बेटा स्टैट्स में 3 टॉपिक हो गए। डिस्पर्जन के बारे में पढ़ो, ठीक है ना, डेटा मीन मीडियन मोड के अकॉर्डिंग कैसे एक दूसरे से डिस्पर्स रहता है वो स्टडी करो। उसके बाद परसेंटाइल रैंक कंसीडर करो। सीयूईटी में परसेंटाइल फॉर्म की जाती है, 100% मार्क्स नहीं आते, परसेंटाइल आती है, तो वो परसेंटाइल कैसे आती है वो आप यहाँ पढ़ोगे। और डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, आपका स्टडी करना, आपके भाई का स्टडी करना, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, आपका स्टडी करना, आपके फ्रेंड का स्टडी करना, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी 2 डेटा एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे हैं, तो वो आप यहाँ पे कोरिलेशन में पढ़ोगे। कोरिलेशन में भी सिर्फ ये वाला, बाकी वो दोनों डिलीट हो गए हैं। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, क्वार्टाइल डेविएशन आप लोग अब अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे, समझ रहे हैं बेटा। अभी आपको इसके बारे में बातें नहीं करनी है, सिर्फ ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इसी का एक मेथड है, समझ गए बात को बेटा। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिल रहा है ना। बाकी ये टॉपिक आपके डिलीटेड हैं बेटा जी। कमिंग टू यूनिट नंबर 7, यानी कि मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में, फाइनेंस में कैसे मैनेज, आप फाइनेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर है बेटा। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट, एन्यूटी, ठीक है ना। टैक्स के अंदर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल। तो बेटा ये सारे टॉपिक आपके रियल लाइफ में यूज होते तो हैं। आपके फादर साहब जो हैं बेटा एलआईसी का पेमेंट करते होंगे, आपके फादर साहब इन्वेस्टमेंट करते होंगे, यस और नो। आपके फादर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे, गैस बिल पे करते होंगे, इनकम टैक्स पे करते होंगे, जीएसटी तो आप हर आइटम पे करके आ रहे हैं। तो बेटा थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको इन रियल लाइफ का अप्लाइड मैथ्स देने जा रहा है। इसमें भी बेटा ये 3 टॉपिक डिलीट हो गए हैं। किसी भी आइटम का आज का वैल्यू कितना है, फ्यूचर का वैल्यू कितना है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो वो आपको अब नहीं करना है, पहले पढ़ना होता था। ये छोटा सा टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सटेंशन होता है, डिलीट कर दिया। अगर ये बेटा टॉपिक होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सटेंशन होता है। मैं तो पढ़ाता भी ऐसे ही था कि भाई आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला पढ़ा है, उसी में ये 2 आइटम चेंज कर दो, कहानी खत्म हो गई, टॉपिक वही सेम है। ठीक है बेटा, सेम सेम टॉपिक है, नाम अलग था। तो बेटा 3 टॉपिक डिलीट है, बाकी आप ये पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा यूनिट नंबर 8 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। डिस्टेंस फॉर्मूले को ही अब थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया गया है। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पढ़ोगे, लाइन के साथ को, लाइन को पूरा चीर फाड़ कर दोगे आप, लाइन का एंगल बताना, लाइन का डिस्टेंस बताना, तो पूरी लाइन के साथ में चीर फाड़ कर देनी है यहाँ पे। लाइन के बाद में सर्कल के बाद पैराबोला। बेटा पैराबोला की ना रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको पहले पढ़नी होती थी। कहाँ कहाँ की एप्लीकेशन, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, बीम सपोर्टेड वायर, और बेटा रेलवे ब्रिज के जो ग्राइडर होते हैं वो। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको अब नहीं पढ़नी, पहले पढ़नी होती थी। बेटा पैराबोला यानी कि P4 पैराबोला, P4 पॉली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ,
जो यू शेप ग्राफ आप बनाते थे, तो उस यू शेप ग्राफ का रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उस यू शेप ग्राफ की इक्वेशन फाइंड करनी आपको पढ़नी है। याद आ गया ना, क्लास 10th का चैप्टर 2 आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, यू शेप ग्राफ होता है, तो उसके साथ आपको चीरफाड़ करना है। यू शेप ग्राफ का वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप जीरो फाइंड करते थे, वो पोलिनोमियल बनता कैसे है वो आपको यहाँ पे सीखना है। सिंपल सी बात है, जब ये आप सीख लेंगे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। यूनिट नंबर 8 पढ़ते पढ़ते बेटा आप यहाँ पे अपने स्कूल में 2 या 4 बार एग्जाम दे चुके होंगे। अभी तो आप जैसे 11th में जाएंगे तो आपका पीटी टेस्ट होगा, पीटी टेस्ट के बाद आपका PA1 होगा 80 मार्क्स का, फिर से PT2 टेस्ट होगा जैसे 10th में तो था सेम वैसे, बस यहाँ पे प्री बोर्ड नहीं होगा। 10th में हमने प्री बोर्ड दिया है, यहाँ पे प्री बोर्ड नहीं होगा। PT2 टेस्ट देने के बाद में आपका डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होगा। तो 40 80 40 80 ऐसे करके आपके टोटल 4 एग्जाम कंप्लीट 1 कैलेंडर ईयर में लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। दिस इज द अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस, बहुत ही प्यारा सा सिलेबस है। और CBSE ने बेटा ये कुछ टॉपिक डिलीट करके सिलेबस को और भी मस्त बना दिया है, बिल्कुल मस्त मौला सिलेबस हो गया है। और बेटा पूरी वीडियो के दौरान आपको डेफिनेटली सीखने को मिला होगा कि यस बेटा अप्लाइड मैथ्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करने वाली है। हम आगे जाकर के CUT का पेपर देंगे उसमें भी हेल्प करेगी, हम आगे जाके वनडे का गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तब भी हमारी हेल्प करेगी, हम आगे जा करके इंजीनियर तो नहीं बनोगे ना, उसके लिए कोर मैथ्स है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आगे जाके किसी भी फील्ड में जाओगे अप्लाइड मैथ्स आपकी हेल्प करेगी। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट को तो पक्का ध्यान में रखते हुए ही अप्लाइड मैथ्स बनाया गया है, आपकी भी हेल्प करेगी। तो अप्लाइड मैथ्स आपने सिलेक्ट कर लिया तो भी वेरी गुड है, आप ये वीडियो देखने के बाद सिलेक्ट करोगे तो भी वेरी गुड है। बेटा हमारा चैनल अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जानदार शानदार पढ़ाते हैं, जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट लेकर आते हैं। सो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताएं कि बेटा नया सिलेबस ये है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा अगली वीडियो में मार्केट में जैसी ही अप्लाइड मैथ्स की बुक आ जाती हैं तो आपको इन टॉपिक के अकॉर्डिंग बता देंगे कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, या पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सब आपको बता दिया जाएगा। एक बार मार्केट में नई बुक आने दो। और बेटा जैसे कि मैंने कहा अप्लाइड मैथ्स का डेडिकेटेड चैनल है हमारा ये, तो बेटा अप्लाइड मैथ्स का प्रीमियम कोर्स भी हमारा चल रहा है, वीर 3.2 इसका नाम है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मैंने दी हुई है इस बैच की, आप चाहें तो इस बैच में आ सकते हैं। जानदार शानदार पढ़ाएंगे, और ये जो आपके सीनियर्स का रिजल्ट आप देख रहे हैं यही लेवल का रिजल्ट आपका भी लेकर आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अदरवाइज बैच में नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन तो आपको करवाएंगे। यस और नो बेटा? सो आई वेलकम यू टू माय चैनल। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करूंगा बेटा मैं अगली वीडियो में, ओके।